Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Badwani and today we'll be starting with the first chapter of Commerce ISC for class 12. ओके तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे और इसका आज हम लोग हाफ पार्ट लेंगे जिसमें वील बी अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इम्पॉर्टेंस एंड सॉर्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ये वो एनवायरनमेंट है जिनमें बहुत सारी एक्सटर्नल थिंग्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू मनी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू कंट्रीज आता है, लीगल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पर्सनल एनवायरनमेंट नहीं, वी कैन टॉक हियर अबाउट द सोशल एनवायरनमेंट आता है जो पीपल से रिलेटेड होता है। ओके फिर द टर्म जैसे कि दिया हुआ है, मतलब एटलीस्ट वन मीनिंग यू शुड अंडरस्टैंड, वन मीनिंग यू शुड लर्न। तो इसमें दिया हुआ है कि दिस इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। जितने भी पर्सन, इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, लीगल हो, सोशल हो, ये सारी चीज़ें अगर बिज़नेस को असर कर रही हैं तो वो बिज़नेस एनवायरनमेंट के हिस्से में आती हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि जस्ट टेक द यूनिवर्स, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिमाइंडर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ये पूरा वर्ल्ड ले लें और इसमें से अगर हम लोग सिर्फ इतना हिस्सा माइनस कर दें जो ये खुद एक फर्म है, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा कंसिडर की जाएंगी। ओके तो इसीलिए इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस भी जो हैं वो बिज़नेस के आउटसाइड ऑपरेट करती हैं और इसीलिए वो बिज़नेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो गए, कंपीटिंग एंटरप्राइजेस हो गई, गवर्नमेंट हो गए, कंज्यूमर ग्रुप्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स, कोर्ट, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि ये बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की है तो इसको भी हम लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट का ही हिस्सा मानते हैं। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्टडी अबाउट द वैल्यूज़ एंड मिशंस ऑफ द कंपनी, पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कल्चर ऑफ द कंपनी, तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को असर करता है, वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। ओके तो टुडे फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द फीचर्स की बिजनेस एनवायरनमेंट जितनी भी सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बिजनेस होता है। तो बिजनेस के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इस सेंस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ MCQs, यूजुअली MCQs। ठीक है, तो डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट सेज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया ना कि अगर ये एक फर्म है तो फर्म को बाहरी हिस्से को जितने भी चीज़ें अफेक्ट करी, फर्म को जितनी भी चीज़ें असर करी वो सारी अग्रीगेट इन नेचर में हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्सेस या एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं, वो चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। फिर आता है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को असर करेंगी और वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती हैं। जैसे एक कंपनी के इन्वेस्टर्स अलग होंगे, कस्टमर्स अलग होंगे, कॉम्पिटिटर्स अलग होंगे और सप्लायर्स अलग होंगे। मतलब कि कहीं कोई एक फर्म है जिसके सप्लायर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देते हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जिसमें इनसे ज़्यादा मतलब हेल्दी कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन वाला कोई सिस्टम नहीं है। इन्वेस्टर्स अच्छे हैं, कस्टमर्स अच्छे हैं, बट हो सकता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके जो सप्लायर्स है वो उनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते, तो ये कस्टमर टू कस्टमर जो है वो अफेक्ट करता है। एंड स्पेसिफिक फोर्सेस जो होते हैं वो फर्म टू फर्म डेफर करता है, एंड ये वो फोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली या इमीडिएटली बिजनेस को असर करते हैं इन देयर डे टू डे वर्किंग। फिर आता है जनरल फोर्सेस। डायरेक्टली असर करना मतलब कि वो उन फोर्सेस को असर करते हैं डायरेक्टली। अगर मेरे इन्वेस्टर ने मुझे पैसा नहीं दिया तो मेरा जो फर्म है वो डायरेक्टली उस चीज़ से अफेक्ट हो जाएगा। ओके जनरल फोर्सेस आते हैं कि सपोज करो कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाल दिया और उस लॉ को अफेक्ट हो, उस लॉ से मेरा भी नुकसान हो रहा है, तो लॉ किसी और चीज़ के लिए था लेकिन अगर उससे मेरा नुकसान हो रहा है दैट विल कम अंडर जनरल फोर्सेस। जैसे
यहाँ पे दिया हुआ इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंटरप्राइज एंड में अफेक्ट द इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। वो इन जनरल होता फर्म्स के लिए, लेकिन उससे जो असर होता है वो सारे फर्म्स पे पड़ता है। तो इसमें सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस की बात की गई है जनरल फोर्सेस में। फिर आता है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस कहता है कि जितने भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड है। अगर हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल है, that people are able to survive more, they want to survive more and there is increased awareness for health care, तो उससे क्या होगा, इन दो फैक्टर्स का असर जो होगा वो कई सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स पे पड़ेगा, सर्विसेज पे पड़ेगा, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, फैट फ्री कुकिंग ऑयल हो गया और हेल्थ रिजॉर्ट्स हो गया। फिर जो जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो पीपल की लाइफस्टाइल, दे इन टर्न चेंज द पीपल्स लाइफस्टाइल। मतलब कि अगर एक चीज़ एक पर्टिकुलर फैक्टर पर असर हो रहा है तो उसका असर जो है वो दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर भी होगा। सपोज करो कि कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, पीपल हैविंग शुगर, उनकी उन पीपल, द पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक पीपल विल इंक्रीज, और उससे क्या होगा, दे विल गो टू द डॉक्टर्स मोर, तो डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। या फिर हेल्थ सर्विसेज या मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज़ ऐसे यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट्स का रिलेशन दिया है कि अगर इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पीपल की और अवेयरनेस ऑफ पीपल है हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनके अंदर बहुत अवेयरनेस है, तो इससे हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर सेज दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं या न्यू कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसी का एक एग्जांपल आई विल गिव यू कि अगर नाउ द पीपल हैव शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स द पेमेंट थ्रू UPI, पेमेंट थ्रू कार्ड एज कम्पेयर टू कैश। ठीक है, कैश अब 10 रुपीज़ का भी पेमेंट होगा भी ना, तो भी लोग पीपल कैश जो है वो कम यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं यूज़ करते, बट कम यूज़ करते हैं। तो ये किस कैरेक्टरिस्टिक का हिस्सा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट। देन कम्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कहता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन द बिजनेस, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर उस चीज़ को असरटेन कर सको। जैसे कि जब भी एनवायरनमेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग टू फ्रीक्वेंटली, जैसे IT में वेरी क्विकली अपग्रेडेशंस कम एवरी ईयर, मॉडल चेंजेस कीप्स ऑन चेंजिंग। फैशन इंडस्ट्रीज़ में बहुत चेंज होते हैं, तो ये किसका हिस्सा होता है, अनसर्टेनिटी का हिस्सा है। देन कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी सेज कि कितना इम्पैक्ट, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो या लीगल फैक्टर्स हो, उनका कितना इम्पैक्ट लीगल का ज़्यादा हो रहा है, सोशल का ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिकल का ज़्यादा हो रहा है या इकोनॉमिक का ज़्यादा हो रहा है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें से किसका असर कितना ज़्यादा है किस पर, चेंज इन डिमांड इन द प्रोडक्ट पे, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड पर इनका कितना असर है। टू कैलकुलेट इट, एस्टिमेट इट, प्रिडिक्ट इट, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि हम एग्जैक्टली बता सकें कि ये कितना हो सकता है। नेक्स्ट कम्स रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कहता है कि इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। अगर पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें कि कहीं पर कोई स्ट्राइक चल रही, कोई लॉकआउट चल रहा है, कोई राइट्स चल रहे हैं, तो वो एक प्लेस पे अलग चल रहे हैं, एक प्लेस पे अलग चल रहे हैं। हो सकता है कि एक प्लेस पे इट इज़ वेरी मच शांत, तो दूसरी प्लेस पर इट इज़ मच मोर। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंडीशंस इन USA डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना एंड पाकिस्तान। तो सिमिलरली डिमांड फॉर साड़ीज इज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया बट इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। तो एक प्लेस पे किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक प्लेस पे कम है। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन अगर कोई भी चीज़ डिफर हो रही है तो वो किसका हिस्सा होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेटिविटी। ओके, देन कम्स मल्टी डायमेंशनल। ऑब्वियसली इट हैज़ मल्टीपल डायमेंशन, जैसे माइक्रो, मैक्रो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये होता है मल्टी डायमेंशनल। म्यूचुअल डिपेंडेंस कहता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर इकोनॉमी की सब, अगर सोचो कि किसी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे मान लो पॉलिसी है,
तो पॉलिसी तो सबके लिए फिर सेम होगी, तो पॉलिसी बाहर के कस्टमर्स के लिए भी होगी, तो कस्टमर्स उनसे इम्पैक्ट करेंगे। अगर कस्टमर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं तो उससे इवेंचुअली क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि म्यूचुअल डिपेंडेंस एक फैक्टर की दूसरे फैक्टर पर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दीज आर इंटरडिपेंडेंट, जैसे कि इकोनॉमिक फोर्सेस अफेक्ट नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस ऑल्सो। देन कम्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी सेज कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डाइवर्स इन नेचर है, कॉम्प्लेक्स है, कंपोज्ड ऑफ मैनी इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स है जो बिजनेस को असर करते हैं। जैसे मल्टीफेसेटेड, और जैसे वो मल्टी डायमेंशनल है कि सबका एक अलग अलग हिस्सा है, मल्टी डायमेंशन है। जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेक स्टार्टअप इन सिलिकॉन वैली फेसेस यूनिक चैलेंजेस कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन रूरल एरियाज। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में से ये भी एक चीज़ बोली गई है इसमें, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि बिजनेस जो है वो डाइवर्स इन नेचर है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी डाइवर्स इन नेचर है। हो सकता है कि कोई एक इन्वेंशन जो है वो इसको असर कर रही हो, एक बिजनेस को अफेक्ट कर रही हो फेवरेबली, तो दूसरे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है अनफेवरेबली। ओके तो इसमें बोला है कि एक टेक स्टार्टअप है सिलिकॉन वैली में दैट फेसेस यूनिक चैलेंजेस कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन रूरल एरियाज। अगर वहीं पर ही कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई ओपन की गई है रूरल एरियाज़ में, तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू डेवलप, बट सिलिकॉन वैली में अगर कोई टेक्निकल स्टार्टअप किया गया है तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ओपन इट, ठीक, स्टार्ट इट। तो बिजनेसेस मस्ट एनालाइज द इन्फ्लुएंस टू डेवलप द टेलर्ड स्ट्रैटेजीज। तो वो उनको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि हाँ एक पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है। देन कम्स नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल कहते हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो ऑब्वियसली नॉन कंट्रोलेबल इन नेचर हैं। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एंटायर बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट का सिस्टम। ओके, अ बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दिया हुआ है, जिसमें वेन एवर यू आर, जैसे इनपुट्स हैं तो इनपुट्स में क्या है, ह्यूमन, फिजिकल, फिनेंशियल, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन। फिर उनको हम प्रोसेस करते हैं कि वट एवर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड कंट्रोल यू विल डू, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकल करके आता है। तो ये जितनी भी वर्किंग है बिजनेस की, उसको ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, मतलब जितनी भी ये बाहर की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस की इस वर्किंग को, कि इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट को असर करती है। तो ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस आपसे ये कहती है दैट सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहता है कि सॉरी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपसे ये कहता है कि कभी भी अगर कोई बिजनेस है तो वो इफ़ दे आर स्टार्टिंग अप, तो कोई बिजनेस क्या करता है कि वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये कस्टमर की नीड है, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट करता है। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मारुति उद्योग का, कि ये एक दे बिकेम द लीडर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था स्मॉल कार से। मतलब उन्हें ये समझ में आया कि हम अगर सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शुरू कर देंगे तो जो छोटे कस्टमर्स की नीड है, लाइक लेस इनकम, लो इनकम पीपल की जो नीड है वो नहीं फुलफिल हो पाएगी। तो इसीलिए दे वांटेड टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास इन इंडिया। तो इसी के लिए उन्होंने स्टार्ट की थी ये जो जितनी भी इनकी मारुति सुजुकी गाड़ी कार्स हैं वो सब उन्होंने स्टार्ट की थी। एक और एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है कि कोका कोला का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, मतलब कि स्टार्टिंग में कोई पर्सन जो है कोई स्ट्रैटेजी बना करके उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनका क्या था इन द बीवरेज इंडस्ट्री, जैसे कि पर्टिकुलरली इन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक गेव इट अ सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एज। कोका कोला वॉज इस्टेब्लिश्ड वेनेवर इट वॉज इस्टेब्लिश, तो इसमें उन्होंने बीवरेज इंडस्ट्री में जस्ट बिकॉज कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में स्टार्ट एज अ फिज इंडस्ट्री वो स्टार्ट बहुत पहले हो चुकी थी कोई और कंपनी, लेकिन इन्होंने उसको एक बहुत बड़े पैमाने पर इसको ओपन किया जिसके कारण इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। ठीक है, फिर आता है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल आपसे ये कहता है
दैट इट मेक्स अ फर्म अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग थ्रेट या फिर क्राइसिस। मतलब कि सपोज करो कि कोई भी जैसे कोविड का टाइम था तो स्कूल टाइम, उस टाइम पर हमें ये पता था कि हाँ ठीक है जो क्लासेस हैं वो रन नहीं करेंगी। तो पीपल, how schools and how other technologies started working, so that हम जितना भी ये इश्यूज़ हैं उसको कर्ब करके कैसे हम उस टाइम पर किसी भी एडवांटेज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। दैट इज़ अर्ली वार्निंग सिग्नल कि आप उस थ्रेट को जो है वो अवेयर हो जाते हो उससे और उसके अकॉर्डिंग आप टाइमली एक्शंस लेते हो। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि व्हेन न्यू फर्म्स एंटर्ड इन मिड सेगमेंट ईयर्स, जैसे कि उस टाइम पर मारुति उद्योग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इट्स एस्टीम थ्री फोल्ड। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स को 3 गुना बढ़ा दिया, सो दैट डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड के टाइम पर एटलीस्ट दे विल बी एबल टू गिव टाइमली डिलीवरी टू पीपल। ठीक है, फास्टर डिलीवरी हो जाएगी, जिसके कारण उनको ये समझ में आ गया कि अच्छा अगर कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाओ उनको सबसे पहले। ओके, then in banking, EWS help identify potential liquidity problems, credit risk and even fraudulent activities in loan portfolios। फिर आता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस कहता है कि एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग मेक्स मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि जितनी भी चीज़ें, सपोज करो कि कोई ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, तो वो अगर जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, हम कहते हैं कि 10 ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें से कोई एक होगी जो बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो होता है कस्टमर फोकस का हिस्सा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड अदर FMGC CG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, HUL एंड कुछ अदर जो FMCG कंपनीज थी, उन्होंने स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पूज़ के लॉन्च किए हैं सो दैट वो फर्म्स की विशेस को फुलफ़िल कर पाएँ, उन छोटी छोटी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। अभी भी आप देखोगे कि हाँ इन सारी चीज़ों की जो 2 रुपये 3 रुपये की चीज़ होती है उनकी डिमांड बहुत है मार्केट में। तो ये क्यों किया गया है, सो दैट हम कस्टमर के अकॉर्डिंग वर्क कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन क्या कहता है कि कुछ पर्सन जो, जैसे कि इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग इट प्रोवाइड्स, अगर आप बिजनेस को स्कैन करोगे, एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या दिया है, रिलायंस जियो एक टेलीकॉम कंपनी, ऑब्वियसली इट एम्प्लॉयड अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लो कॉस्ट 4G सर्विसेज प्रोवाइड की जो बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होने लगी। इसके कारण जितना भी इंडियन टेलीकॉम मार्केट था वो अफेक्ट होने लगा एंड इट लेड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अभी भी आप देखोगे कि मोस्टली पीपल आर हैविंग दोज फ्री जियो सिम्स जो उन्होंने खरीदे फ्री थे, जिसमें उनको 4G सर्विसेज मिल रही थी, लेकिन अभी भी वो उसका कॉस्ट पे करें। तो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जो है वो जियो है। ओके, भले ही कम चलता हो या मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर प्लेसेस पे नहीं चलता हो। इसके बाद आता है कोपिंग विद चेंजेस, हाउ द बिजनेस हैज़ स्टार्टेड कोपिंग अप विद रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट वी स्टडी इन द टर्म कोपिंग विद चेंजेस। अब इसमें एग्जांपल देखो, implementing new technologies, adjusting to market shifts and reorganizing teams to improve efficiency। वो होता है coping with changes की, सपोज करो कि बिजनेस पे, अब यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैगी इटसेल्फ। ओके, तो मैगी में एक टाइम पर इट वॉज टोल्ड कि लेड इज़ बीइंग फाउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैगी। तो उन्होंने उस प्रोडक्शन को उसी टाइम पर ही रोका, उसको दोबारा से चेक किया, आटा नूडल्स एंड दुनिया भर की चीज़ें उसमें निकाली और फिर उसको दोबारा से लॉन्च किया। दैट इज़ कोपिंग विद चेंजेस। जितना इश्यूज उनके साथ हो रहे हैं, हाउ दे आर गोइंग टू रिकवर इट विद दैट इज कोपिंग विद चेंजेस। फिर आता है पब्लिक इमेज। तो बिजनेस अपनी पब्लिक इमेज कैसे इम्प्रूव कर सकती है, ओनली व्हेन दे आर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है एंड पब्लिक की नीड्स को फुलफिल करते हुए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गए, ICICI बैंक हो गए, उनकी अच्छी इमेज क्यों है, बिकॉज दे आर वेरी क्विक टू द एनवायरमेंटल फोर्सेस।
नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस लर्निंग. कंटिन्यूअस लर्निंग आपसे ये कहता है दैट कंटिन्यूअसली एजुकेशन प्रोवाइड करना टू द बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट कीप्स देम इन टच विद द चेंजिंग सिनेरियो सो दैट दे नेवर कॉट अनअवेयर. तो इसीलिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस चेंजेस प्रोवाइड करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? ये वो टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं जो बिजनेस रिक्वायर्स सो दैट दे कैन मॉनिटर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि वो ये जान सके कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स क्या हैं. अब इसमें कुछ टेक्निक्स हैं. एक ब्लैंक पूछा गया था 2025 के ही पेपर में कि दिस इज़ अ टेक्निक टू स्कैन द एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट. तो उसका जो आंसर था दैट वाज सॉट एनालिसिस. मतलब क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ना. एंड वैसे ही ये भी एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग दिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं. एंड देन एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, काइंड ऑफ दैट सॉर्ट एनालिसिस. तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है कि जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उन सब की आप स्कैनिंग कर रहे हो. ठीक है, कि ये जितने भी चीज़ें उन सब की आप स्कैनिंग कर रहे हो, उनको चेक कर रहे हो कि हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द बिजनेस. दिस इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. अब आता है इसमें सबसे पहले सॉट एनालिसिस दैट हेल्प्स यू इवेल्युएट एन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कितनी है और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कितनी है. बिजनेस हेल्प बिजनेस लीवरेज देयर स्ट्रेंथ, मतलब ये इसके बाद बताया गया कि ये कैसे हेल्प करता है. तो बिज़नेस को ऑब्वियसली अगर उनको उनकी वीकनेसेस पता चल जाएंगी तो वो ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को टेकअप कर सकते हैं और उससे वो कैसे स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशल एनालिसिस, जिसमें जितना भी मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. इवन दो एनवायरमेंटल इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ ISC कॉमर्स, तो दैट यू डोंट हैव टू स्टडी, बाकी चीज़ें वी विल स्टडी. फिर हाउ इट हेल्प्स, अगर आप ये सारे जितने भी एनवायरनमेंट है उनको आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो इट विल प्रोवाइड यू इंसाइट फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी. इट फोकसेस कि जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. फिर इसी में ही आता है कि अगर दिस यू कैन डू, तो इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप इफ़ यू कैन चेक इट, तो इट विल अलाउ बिजनेस टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो भी फ्यूचर में है उन सबको वो चेक कर सकते हैं. फिर आता है नेक्स्ट इज द सॉर्ट एनालिसिस पार्ट, जिसमें स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ व्हाट वी हैव गॉट, ओके, एंड द वीकनेसेस, दीज टू आर इंटरनल and opportunities and threats are related to the external environment. रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, कितना हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या हम लोग की एबिलिटीज़ हैं जिसमें हम लोग मतलब एबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, वेयर आर वी स्टार्टिंग टू स्ट्रगल और उनको कैसे ओवरकम करना है. ये चीज़ें हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस में पढ़ते हैं. फिर अपॉर्चुनिटीज़ में व्हाट यू स्टडी, व्हाट माइट मोस्ट वैल्यू आर स्ट्रेंथ. फिर कौन से ट्रेंड्स हैं जो हम लोग के फेवर में वर्क कर सकते हैं, व्हाट प्राइजेज आर विद इन रीच, कि हम लोग क्या चीज़ें, क्या ऐसे गिफ्ट्स हैं जिसको हम लोग टेक कर सकते हैं फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट. उसके बाद व्हाट हेडविंड्स डू वी फेस, कि कौन से स्ट्रगल्स हैं, कौन से चैलेंजेस हैं और क्या चीज़ें हैं जो गलत जा सकती हैं. तो इसी में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ एग्जैक्ट टर्म्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं. दैट डैश इज़ द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी विच इट कैन यूज़ टू गेन द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पेटिटर्स. तो वो क्या होता है, तो इट इज़ स्ट्रेंथ. ओके, मतलब कंपनी की इनहेरेंट, कंपनी के अंदर ही उसकी कैपेबिलिटी कितनी है कि वो स्ट्रैटेजी बना सके अपने कॉम्पेटिटर्स के अगेंस्ट. तो जैसे कंट्री वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक कंपनी का स्ट्रेंथ होता है. फिर वीकनेसेस में कि कोई भी कंपनी की इनहेरेंट लिमिटेशन, दैट वाज इनहेरेंट एडवांटेज, तो इट इज़ इनहेरेंट लिमिटेशन या फिर कॉन्स्ट्रेंटिंग कंपनी का, दैट कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज. जैसे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये सारे क्या होते हैं, ये वीकनेसेस होते हैं. फिर आता है अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें
फेवरेबल एनवायरनमेंट को देखा जाता है जो कंपनी को स्ट्रेंथन कर सके उसकी पोजीशन को, जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब ये हो जाता है फर्म के बाहर का हिस्सा, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्रोइंग डिमांड हो गया, ठीक है। तो ये सी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ का पार्ट होती है। फिर आता है थ्रेट। थ्रेट क्या है? ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है कंपनी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है, ये भी एक हिस्सा है किसका? थ्रेट का। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे, रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो, means after this in the next video. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.